सबसे पहले आप सभी को बलजिंदर सिंह और कमलजीत कौर की तरफ से नमस्कार और भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हम इस बिजनेस में हैं और आपके सामने हैं। मेरा नाम होस्ट ने मास्टर ऑफ सेरेमनी ने आपको बता ही दिया है, बलजिंदर सिंह गरेवाल, और मैं प्रोफेशन से इंजीनियर और आज इस बिजनेस की बदौलत फ्री हूं। और परमात्मा की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, वो जो भी हुआ है वो उसकी मर्जी के मुताबिक है। और आज हम आपके साथ अपनी जो स्टोरी है पहले वो शेयर करेंगे, कैसे हम इस बिजनेस में आए, उससे पहले कैसे हम पढ़ाई लिखाई करी, कैसे जॉब में आए, कैसे जॉब में गुजारा चल रहा था, वो सारी बातें हम आपसे करेंगे। इस बिजनेस ने हमें क्या क्या दिया और आगे क्या होने वाला है वो भी बताएंगे। और इस देखिए, जो भी होता है वो किसी अच्छे के लिए होता है। आज कुछ लोग इस जगह पे पहुंचे हैं, कुछ नहीं पहुंचे। कई लोगों ने बोला भी होगा कि आ जाओ, मगर वो नहीं है। देखिए, जो होना होता है वो होकर रहता है, तो इसकी परवाह नहीं होती, करनी भी नहीं होती। तो इसके लिए पहले मैं आपसे मिलवाता हूं मेरी धर्मपत्नी, जो मेरे आज साथ में है, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में बहुत साथ दिया है। तो वो आपके साथ कुछ बात कर लें पहले, तो फिर मैं आपके साथ बात करूंगा। सो हेल्प मी वेलकम माई क्राउन ब्राइड कमलजीत गरेवाल। थैंक यू, थैंक्स गॉड। आज हम ये बिजनेस में हैं, हमें उन जैसा नहीं बनाया जिन्होंने हमें इस बिजनेस के लिए मना किया था। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कमलजीत है, मैं लुधियाना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैं पंजाबी बोलती हूँ, फिर भी मैं हिंदी बोलने की कोशिश करूंगी ताकि मेरा मैसेज आप सभी तक पहुंच सके। मैं मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई। मेरे पिताजी एक गांव के मुखिया थे, वो आज इस दुनिया में नहीं हैं। उनको बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक था। हम सभी बहन भाई ग्रेजुएट से ऊपर हैं, मैं भी बीए हूँ। मेरे 2 भाई कनाडा मॉन्ट्रियल में रहते हैं। एक मेरी छोटी सिस्टर है जिसकी शादी मेरी देवर के साथ हुई है, वो दोनों अभी कनाडा में हैं। उन्हीं से हमें ये बिजनेस मिला है। मेरी शादी से पहले मेरे पेरेंट्स कनाडा जा रहे थे, मैं भी उनके साथ जाने वाली थी, मगर कनेडियन एम्बेसी में केस चलते चलते मैं 21 वर्ष से ऊपर हो चुकी। तो कनेडियन एम्बेसी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो मेरे पेरेंट्स को मुझे छोड़ना पड़ा और मेरी शादी करनी पड़ी और मेरा कनाडा जाने का सपना पूरा ना हो सका। अब मेरा सपना पूरा होगा, क्योंकि आज मैं उस बिजनेस में हैं। मेरे पास ऐसा बिजनेस है क्यों कोई भी एम्बेसी मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकती। कनाडा तो क्या, मैं सारी दुनिया की सैर करूंगी। मेरे हस्बैंड चंडीगढ़ में जॉब करते थे, वह वो मेहनती हैं। मैंने उनके साथ बहुत घटाइयाँ झेली, उनके साथ रहकर मैं भी बहुत कठोर हो चुकी, क्योंकि हम बहुत गरीब थे। हमारे जो पेरेंट्स, जो रिश्तेदार हैं, सभी देशों में रहते हैं, किसी ने हमारी सहायता नहीं की थी। जब चंडीगढ़ जैसे शहर में रहना बहुत मुश्किल हो रहा था, ये अकेले कमाते थे, मैं घर में रहती थी। हमारे 2 बेटे हैं, एक हरिंदर जो 18 वर्ष का है, दूसरा बेटा तरिंदर 16 वर्ष का है। उनके भी बहुत ड्रीम हैं। जॉब के जरिए हम उनके कोई ड्रीम पूरे ना कर सके, पर आज इस बिजनेस की बदौलत हम उनकी हर खुशी पूरी कर रहे हैं।
भगवान की दया से हमें ये बिजनेस मिला। आज हम दोनों ये इकट्ठे मिलकर बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। पहले मैं कभी जयपुर नहीं आई थी, पता नहीं ये बिजनेस कहां कहां तक आप जैसे बहन भाइयों से मिलवाएगा। मेरे हस्बैंड बहुत मेहनती हैं, वो पहले भी ऐसी थे, जिस काम को पकड़ते हैं उसको पूरा करके छोड़ते हैं, भले कितने भी चैलेंज क्यों ना आए। ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, आज हम बहुत खुश हैं। ये बिजनेस लेडीज को बहुत ऊपर उठाता है। कहा ही जाता था कि लेडीज फर्स्ट, मगर ब्रेस्ट में लेडी को फर्स्ट करके दिखा दिया। ये बिजनेस आने से पहले मेरे हस्बैंड एक कंपनी में जॉब करते थे। एक बार क्या हुआ, इनकी कंपनी में स्ट्राइक हो गई। स्ट्राइक 3 महीने तक चली, सैलरी बंद हो चुकी, घर में खर्चे तो उतने ही थे, हम एक एक पैसे के लिए तरस रहे थे। उल्टे दोनों बच्चे बीमार पड़ गए। छोटे वाला बेटा तो मेरा इतना बीमार हुआ कि हाथों में आ गया। मैं उस बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर गई। ये तो मेरे हस्बैंड कंपनी के गेट के आगे खड़े होने के लिए जाते थे, वहां नारे लगाते थे। मैं अकेली घर में बच्चों के साथ रहती थी। बच्चा इतना बीमार था तो डॉक्टर ने मुझे बहुत डांटा कि जब बच्चे की हालत इतनी खराब हो चुकी है तो तुम मेरे पास लेकर आ गई। पर मैं क्या बोलती, बच्चा तो ठीक हो गया, क्योंकि भगवान को पता था ये बच्चा एकदम अमीर माँ बाप का बेटा होगा, महाराजा होगा, डायमंड होगा। गरीबी के दिनों मेरी किसी ने सहायता नहीं की। मेरा सारा मायका और ससुराल फैमिली विदेशों में बैठे हैं, पैसे वाले हैं, किसी ने मेरी सहायता नहीं की। जब आपके पास सब कुछ होता है तो सब आपके आगे पीछे घूमते हैं, दुख के टाइम कोई आपके आगे पीछे नहीं घूमता। रिश्तेदार वो ही होते हैं जो सुख में काम आए, नहीं रिश्तेदार नहीं वो होते। ऐसा हुआ तो ऐसा अब हमारे पास ये बिजनेस है, हम बहुत खुश रहते हैं। भगवान की दया से मुझे बिजनेस मिला है तो हमारी पोजीशन अच्छी हो चुकी है। तो वो ही रिश्तेदार आज जब किसी की शादी आती है तो खुद कार्ड लेके आते हैं, बोलते हैं हमारी शादी में जरूर आना, बड़ी गाड़ी लेके आना। तो क्योंकि इस बिजनेस के प्रति करने के लिए आपको भी चैलेंज बहुत आते होंगे, हमें भी बहुत चैलेंज आए, ये भी एक चैलेंज है। मैं तो यही कहूंगी जिसको ये चैलेंज आते हैं वही डायमंड बनता है। कई बार ऐसा होता है जब वो बोलते हैं हमारी शादी पर जरूर आना, तो मैं उसी दिन कोई हमारा सेमिनार होता है तो मैं उनको बोल देती हूँ कि हम आपकी शादी पर नहीं आ सकते क्योंकि हमारा उस दिन कोई सेमिनार है। वो बोलते हैं कि आप हमारी शादी पर नहीं आएंगे तो आपके बेटे की शादी पर नहीं आएंगे। तो मैं उनको यही बोल देती हूँ, आप मत आना मेरे बेटे की शादी पर, मेरे बेटे की शादी पर डीडी, डायमंड, ईडीसी, मर्सिडीज गाड़ी लेके आएंगे। क्योंकि आज हमारे पास गाड़ी है, पहले हमारे पास एक स्कूटर होता था, तभी तो हमारे पास आते नहीं थे। वो बोलते हैं बड़ी गाड़ी लेके आना, क्योंकि गाड़ी दिस रही है, आज उनको सब कुछ दिस रहा है, वो क्या हो रहा है। पर मैं तो यही कहूंगी जो चैलेंज कबूल करता है वो ही कुछ बनता है। पहले मैं इस बिजनेस के प्रति पूरी पॉजिटिव नहीं थी, तो कनाडा से जामिर देवर का फोन आता था जो हमारे स्पॉन्सर हैं, तो उनके साथ मैं गुस्से हो जाती थी और बोलती थी कि तूने भाई वाली बात नहीं करी, तूने तो साडू वाली बात कर दी, तूने हमें फंसा दिया। क्योंकि पहले मेरे हस्बैंड घर में आते थे, आपसे बातचीत भी करते थे, बच्चों को भी पढ़ाते थे। तो आज क्या है, तो घर में बैठते नहीं, उल्टे स्कूटर पर घूमते हैं, खर्चा करते हैं, रात को लेट आते हैं, आपसे बातचीत नहीं होती। तो हमें नहीं करना चाहिए बिजनेस। तो वो हंसता था और बोलता था कि भाभी जी
आपको कि मेरे भाई के साथ जाना पड़ेगा, चंडीगढ़ में आपकी कोठी होगी, आप विदेशों की सैरें करेंगी। तो मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता था। ऐसे ही हमारी ग्रेट अपलैंड मिसेज डॉक्टर मिसेज बड़ैच, वो भी बोलते थे कि कमलजीत आप मीटिंग पर आओ, आपके बच्चों का फ्यूचर है, आपके हस्बैंड को जॉब की जरूरत नहीं होगी और आप इसके साथ मीटिंग पर आओ, वे आपका हस्बैंड एक दिन आजाद हो जाएगा। तो मैं अपनी ग्रेट अपलाइन के साथ भी झगड़ा कर लेती थी, उनको भी बोल देती थी मैडम मैं नहीं आऊंगी मीटिंग पर, क्योंकि जो दूसरे बिजनेस है उन पर लेडीज इन्वॉल्व नहीं की जाती। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें लेडीज को इन्वॉल्व किया जाता है। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ये लेडी का ही बिजनेस है, हस्बैंड भाई का ही बिजनेस है। मैं अपने हस्बैंड के कहने पर मीटिंग पर भी चली जाती थी, प्रोडक्ट भी सारे यूज करती थी, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे। पहले मेरे सिर में बहुत दर्द रहता था तो सभी डॉक्टरों के पास जाती थी, दवाई लेती थी, मुझे इलाज नहीं होता था मेरा। तो ये प्रोटीन पाउडर ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी, क्योंकि प्रोटीन पाउडर ने तो मुझे इतना अच्छा किया। और ऐसे एट जो इसका गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है उसने मेरे सभी हाथ ठीक कर दे। पहले मेरे हाथ इतने खराब हो चुके थे कि जो नेल्स है उसमें खून निकल जाता था, तो घर में खाना नहीं बनता था, उल्टा बच्चों को डांटती थी और अपने हस्बैंड के साथ भी झगड़ा कर लेती थी कि मुझे नहीं खाना बनता। पर ये गुड क्वालिटी प्रोडक्ट जो हैं मुझे बहुत अच्छे लगे, इन्होंने मेरी जिंदगी ही बदल दी। क्योंकि जब हमारे घर में 56,000 की टिकटें घर में आई और गोवा घूम के आए तो मेरा बिलीफ लेवल बहुत बढ़ चुका था। जो बाहर की टिकटें थी वो हमारे डाउनलाइन लेडीज को दिखाती थी, जो हमारे घर में आता उसको भी दिखाती थी ये है हमारी टिकटें, क्योंकि पहली बार हमें जहाज में बैठना था, इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई। तो मेरा बिलीफ लेवल बहुत बढ़ चुका था। उसके बाद मैं बैंकॉक में घूम के आई तो वहीं मैं बोल दिया था अपने हस्बैंड को कि हम जॉब नहीं करेंगे, हम यही बिजनेस करेंगे। बैंकॉक का ट्रिप था, मैंने बहुत शॉपिंग की, मैं जो मांगती थी मुझे वही मिला। कि गरीबी के दिनों में जो मेरा खोया हुआ गोल्ड था वो भी मेरा वापस आना शुरू हो गया। मैंने बहुत शॉपिंग की, मैं बच्चों के लिए बहुत कुछ लिया, अपने लिए भी बहुत कुछ किया, अपने हस्बैंड के भी बहुत कुछ लिया, क्योंकि ये बिजनेस ने तो हमारी जिंदगी बदल देती। इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि ये बिजनेस आपके बच्चों के लिए फ्यूचर है। जो पहले हम काम करते हैं वो भी बच्चों के लिए ही करते हैं। यही एक बिजनेस है जो हमें बहुत ऊपर उठाता है। अब जो भी ट्रिप मिले, हम सभी ट्रिप लिए हैं। अब हम मलेशिया भी जाके आए हैं, तो अभी स्टार क्रूज जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, फ्री ट्रिप लेंगे सभी। जो भी हमारे रिश्तेदार कनेडा बैठे हैं वो उनको बोलेंगे जब कनेडा जाएंगे कि आगे हम इस होटल में ठहरे हैं, आज हो ये मिलने, नहीं हम वापस जा रहे हैं। आज मैं जो मांगती हूँ मुझे मिलता है, जो मेरे बच्चे मांगते हैं वो भी उनको मिलता है। आज हम जिंदगी जी रहे हैं, काट नहीं रहे। सच में एमबे के 963 ने हमें 1000 कर दिया। सो भी एक्साइटेड। मैं अपने हस्बैंड को बुलाती हूँ। हेल्प मी वेलकम माई क्राउन हस्बैंड बलजिंदर ग्रेवाल। ओके ओके। तो पंजाब से होके इतनी सी हिंदी बोलनी सीखी है, समझ में आ रही है क्या? तो हिंदी में तो मेरी भी ऐसी है, मगर काम चला लेंगे। यस, क्योंकि मैं ये बात समझता हूं पैसे कमाने वालों की भाषा एक ही होती है। मेरा ख्याल में सबको समझ में आएगी। हाँ, तो मैं भी लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के एक गांव का रहने वाला हूं। मेरे दादाजी खेती करते थे, जिमींदार परिवार से हूं, और पिताजी सेंट्रल रेलवे में जॉब करते थे।
मेरा बर्थ प्लेस भी मुंबई कल्याण है। तो छोटा ही था, पढ़ाई अभी शुरू नहीं हुई थी, तो पिताजी की ट्रांसफर मुंबई से मनमाड़ हो गई, महाराष्ट्र में एक जगह है। तो वो वहां पहुंचे और मदर बच्चों को लेकर पंजाब आ गए। तो पढ़ाई लिखाई वहीं हुई। तो पढ़ रहे थे, हमारे फादर एज थे। 1974 में पिताजी रिटायर हो गए। जब वो जॉब में थे तो घर में सब कुछ था, नौकर चाकर थे, बाई घर में काम करने आया करती थी, और उन दिनों में उनको गाड़ी घर से लेके जाती थी और छोड़ के भी जाती थी शाम को। बहुत बढ़िया था सब कुछ। तो जब वो रिटायर हो गए, सब कुछ उल्टा हो गया, गांव में आ गए और सब हम पढ़ रहे थे। मैं कॉलेज गया ही था अभी, मेरे से छोटे 2 भाई और हैं और एक बहन है, स्कूल में थे कुछ। तो फीस देने में भी मुश्किल पड़ने लगी, स्कूल की फीस में भी। तो ऐसे चल रहा था। तो योजना बनाई गई क्या किया जाए। मैं बड़ा था घर में। तो पिताजी कहते हैं कि मैं तो अभी कुछ नहीं करूंगा, सारी जिंदगी मैंने तो काम किया है, तो मैं तो अब राम नाम करूंगा। तो क्या किया जाए। तो गांव में कुछ जमीन थी, तो हम लोगों ने उसमें खेती करनी शुरू करी पढ़ाई के साथ साथ। तो उसमें से जो पैदावार करते थे उसी से स्कूल का और कॉलेज का खर्चा चलाते थे, घर का भी चलाते थे। तो ऐसे चल रहा था कि सुबह जब उठते थे सीधे खेत जाते थे। पहले खेत में से कुछ काम करके वापस आते थे, तो फिर अपनी अपनी जगह कॉलेज या स्कूल जो जाना होता था जिसने, वहां जाते थे। तो फिर कॉलेज, कॉलेज से फिर घर, घर से फिर सीधे खेत। इस तरीके से जिंदगी चल रही थी। बहुत बिजी रहने लगे। तो गांव का रहने वाला हूं। यहां पे कुछ लोग गांव के साथ संबंध रखते हैं, इस हैं यहां पे, यस। तो मैं भी वहां रहता था। गांव में ना, जब हमारे पंजाब में कुछ ऐसा होता है, इधर का मुझे पता नहीं, जो गांव में एंट्रेंस होती है ना, एक चौरस्ता सा होता है, वहां पे लोग गांव में घुसते हैं वहां से, तो निकलते भी वहीं से हैं। तो वहां पे कुछ लोग गांव के होते हैं जो खाली से होते हैं, वो बैठे ही रहते हैं। या तो एक पेड़ के नीचे कुछ बैठने की जगह बनाई होती है, नहीं तो कुछ लकड़ी सी पड़ी रहती है बहुत बड़ी, उसके ऊपर कुछ लोग बैठे ही रहते हैं। वो सर्दी में कपड़ा ले लेते हैं, गर्मी के दिनों में भी खुले बैठते हैं। तो कोई गांव में घुसता है या निकलता है, उसकी तरफ बहुत ध्यान से देखते हैं, उनके बारे में वो बात भी करते हैं। वहां किसी ने नया स्कूटर मोटरसाइकिल कुछ ले लिया हो तो उसके बारे में पूरी बातचीत होती है, कहां से आ गया इसके पास पैसा। वो कुछ लोग होते हैं बिजी विदाउट वर्क। अगर उनको बोला जाए ना कुछ कर लो, तो क्या बोलते हैं, टाइम कहां है, सारी टाइम की तो बात है। तो देखिए, हम लोगों को वहां पे खड़े होने का मौका नहीं मिला, हम बिजी बहुत थे। वहां पे हमारे बारे में भी बात हुआ करती थी। किसी ने ऐसा भी कहा कि जो एज्ड आदमी होते हैं, उनकी जो संतान होती है, उनको बहुत दुख झेलने पड़ते हैं। वो भी सब सहन किया, मगर उन दिनों का बिजी रहना आज बहुत बढ़िया साबित हो रहा है कि हम सभी बहन भाई पॉजिटिव हैं, आशावादी हैं, ड्रीमर हैं। जो इस बिजनेस के लिए जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनमें जो गुण होने चाहिए वो सब हैं उनमें। सभी मेहनती हैं। तो पढ़ाई हुई, ग्रेजुएशन हो गई, तो पेरेंट्स बोलते हैं कि बहुत हो गया, हमने तो जैसे भी था मुश्किल से कर दिया सब कुछ, अब आप नौकरी ढूंढो, करो। तो ढूंढनी क्या थी, कर ली जैसी भी मिली। तो मेरे से छोटा भी साइंस ग्रेजुएट है, जिससे हमें ये बिजनेस मिला है, और उससे छोटा पीएचडी, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट और वर्ल्ड लेवल का साइंटिस्ट है, आज अमेरिका में बैठा है। तो मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, मगर वेल एजुकेटेड। तो मैं 1980 में चंडीगढ़ में जॉब करने आया था। जॉब कर रहे थे, शुरू कर दी, तो शादी हो गई, साथ में चल रही थी, दिन काट रहे थे। क्यों? जब जॉब में आए थे तो ऐसा लग रहा था कि अब
पैसा मेरी जेब में सीधा पड़ेगा और बहुत बढ़िया रहेंगे, ये भी करेंगे वो भी करेंगे। मगर शादी होने के बाद 2 बच्चे हो गए, सारी सैलरी 6-7 तारीख तक खत्म हो जाती थी, कभी पहले भी हो जाती थी, कभी खींच के 10 तक ले जाते थे। सारा महीना कैसे निकलता है फिर? तो कुछ मकान का किराया निकल गया, कुछ दूध वाला ले गया, कुछ बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, बाकी राशन आ गया, चलो खत्म। ऐसा ही चल रहा था। तो मदर ने बोला था कि जब सुबह में काम शुरू करता है ना, तो सीट को नमस्कार करके काम शुरू करना, भगवान का शुक्रिया अदा करना, लोगों को मिलती नहीं है नौकरियां। तो मैंने बहुत शुक्रिया अदा किया उसका, कर रहे थे। तो चल रहे थे ऐसे ही। कई वर्ष बाद हमें यह समझ में आया कि हम काम तो कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जो ऑफिसर बोलता है वही कर देते हैं, क्योंकि सिखाया यह गया था कि दूसरे अगर बोले भी ऑफिसर को कुछ, तैने नहीं बोलना। क्यों? जो बोलते हैं वो बहुत बाद में दुख झेलते हैं, तेरी प्रमोशन नहीं होएगी, ये होएगा, वो जो सिखाया गया था वो किया। मगर बाद में यह समझ आई कि हम लोग तो किसी और के लिए ही काम करते जा रहे हैं, ये रिच होने का साधन नहीं है। एक बार की बात है, वहां पे पहली तारीख जो हमें सैलरी मिला करती थी, पे डे हमारा फर्स्ट, तो सभी लोग सैलरी लेते थे। उनके ना वहां पे जो टेबल में ड्रार होते हैं ना, उनमें वे डायरी रखते हैं। मैं प्लानिंग सेक्शन में काम किया है। तो चंडीगढ़ के सबर्ब में एक बहुत बड़ी कंपनी है, मोहाली पंजाब का एरिया पड़ता है, वहां पे है पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड, उसमें स्वराज ट्रैक्टर बनते हैं, उस कंपनी में मैं था। तो सभी लोग डायरी निकाल के उसमें कुछ लिखा रहता है, उसको पढ़ते भी हैं। एक पे स्लिप आती है, उसमें लिखा रहता है इतना बेसिक है, इतनी डीए है, इतना अलाउंस है, ये सब कुछ उसके साथ मिलाते हैं वो। तो अगर कुछ कम ज्यादा पड़ जाए तो अकाउंट डिपार्टमेंट में जाके झगड़ा भी करते हैं। तो सभी लोग ऐसा ही करते हैं, सब हिसाब देखते हैं कि कितना अखबार वाले का देना, कितना दूध वाले का देना, क्या बचेगा। तो वो चल रहा था। तो पहली तारीख थी, मैंने सैलरी ले ली, जेब में डाल ली। तो एक आदमी, बढ़िया लोग थे, हमारे बगल वाले टेबल में बैठते थे, तो मेरा ध्यान उसके ऊपर गया। तो वो इस काम के ऊपर लगा हुआ था, डायरी निकाल रखी थी उसने, लिख रहा था। कभी कभार वो पेन को मुंह में डाल के कुछ चबाता भी था, सिर में खुजली भी करता था। क्यों? वो किसी और दुनिया में गया हुआ था। बहुत देर लगा रहा। मैं थोड़ी देर बाद गर्दन घुमा के उसको देख लेता था कि आज इसको बाद में पूछते हैं कि कैसे हालचाल है इसका। तो काफी देर के बाद जब वो उसने दरार में डायरी करी और बैठ गया सीधा होकर टेबल पे, इधर उधर उसने देखा, तो मैंने उसकी तरफ देखा। मैंने उसको पूछा, क्यों भाई, कैसे हाल है? क्या बोलता है? बताऊं आज? कहता तनख्वाह मिलने में 30 दिन बाकी रह गए। क्या मतलब है इस बात का? पहली तारीख है, सैलरी लेके जेब में डाल ली, वो सब बंटी हुई है, जेब गर्म है, मगर बात कहने को है कि पैसा है जेब में, सबका देना है। बाकी जो दिन है वो गिने जा रहे हैं कि सैलरी मिलने में 30 दिन बाकी रह गए। देखिए, हम ऐसे जगह पे रह रहे थे, एक दूसरे से बात करके खुश हो लेते थे और सभी का हालात ऐसे ही थे। तो हम भी जी रहे थे, बड़ी मुश्किल से साइकिल से एक स्कूटर तक पहुंचे। 2 बच्चे और हम चारों उसी के ऊपर बैठते थे। चंडीगढ़ और लुधियाना का डिस्टेंस 100 किलोमीटर के करीब है। संडे को, सैटरडे संडे पेरेंट्स को मिलने चले जाते थे। तो किसी ने बोला कि ये बहुत पुराना हो गया है, क्योंकि कई बार दशा स्कूटर की ऐसी हो जाती थी, मुझे भी उसको देख के तरस आता था कि इसका क्या करूं। समय पे उसके टायर नहीं बदले जाते थे। तो किसी ने बोला कि नया ले लो ना, क्यों इतना पुराना रखते हो? तो क्या बोलते थे, क्या जवाब देते थे उसको कि इसमें तो इटली का इंजन लगा हुआ है, जो बेचने वाला नहीं है। किसी और ने बोला कि सभी दोनों आप और बच्चे इसी के ऊपर बैठ के चलते हो, क्या आपने इसको मारुति कार समझ रखा है? क्या बोलते थे कि ये क्या किसी मारुति से कम है, काम पूरा देता है। इस तरीके से देखिए, हर बात पे कंप्रोमाइज करते थे, समझौता करके जी रहे थे, चल रही थी। तो जो भी ऑफिसर काम देते थे वो करते थे। ब्रिलियंट ब्रेन था, इतना काम मिला। देखिए, जो किसी ऑफिस में जो लोग काम करते हैं ना, अगर वहां पे कोई काम अच्छे से करता है, ज्यादा करता है, तो उसको ज्यादा मिलता है। जो काम कम करते हैं उनको काम कम मिलता है। क्यों? जो कर रहा होता है तो उसी को काम और दे दिया जाता है, क्योंकि जब ऑफिसर के पास काम आता है तो उसने जो काम वापस करके देना होता है वो टाइम बाउंड होता है। तो वो देखता है कि किसको दूं। कई बार उसके सामने एक खाली सा बैठा होता है तो वो उसको नहीं देता। क्यों?
क्योंकि वो टाइम पे वापस नहीं करेगा। अगर उसको दे भी दिया तो क्या करते हैं अक्सर लोग, फाइल आ जाएगी, पढ़ेगा, थोड़ा सा इधर उधर देखेगा, मूछ पे हाथ घुमाएगा, फिर चाय आ जाएगी, चाय पीने चला जाएगा, फिर उठ के कुछ देर बाद ऑफिसर के पास फाइल लेके फिर चला जाएगा, जरा दोबारा से बताओ जी करना क्या है। तो वो क्या देखता है कि इससे नहीं होने का, ऐसे करते हैं यार उसी को दे देते हैं, वो उसी को और एक दबका लगा देंगे, झटका लगा देंगे, एक और ले लेंगे उसी से, थोड़ा और बैठा लेंगे शाम को उसको। तो इस तरीके से एक बार कंपनी में कंप्यूटराइजेशन हुई, तो कंप्यूटर आ गए, तो मेरे ऑफिसर को पूछा उनके ऑफिसर्स ने कि आपके डिपार्टमेंट में कंप्यूटर लगने हैं, तो पहला लग रहा था, तो किसको देंगे आप? तो उसने कहा जी एक ही आदमी है। वैसे प्लानिंग सेक्शन में हम 19 लोग काम करते थे। कहते जी एक ही आदमी है जो इसको कर सकता है और कोई नहीं कर। कहते उसके पास तो पहले ही बहुत काम है। कहते जी और नहीं फिर काम कर सकता कोई। तो वो भी मिल गया जी। पहले सुबह 8:30 जाते थे, शाम को 6 बजे के करीब, 5 बजे छुट्टी होती है, 6 बजे घर को आ जाते थे, फिर वो भी 10 बजते थे, बैठना होता था वहां पे। तो जब थोड़ा सा पता चला तो कहते हैं जी आप तो कर सकते हो, ये भी काम करके दो, वो भी करके दो, बहुत सारा काम इकट्ठा हो गया। जो काम पहले हाथ से किया करते थे वो सारा कंप्यूटर में डालो। तो रात को पढ़ना पड़ा, घर में पढ़ते थे बैठ के, किताबें आई, लाइब्रेरी से इशू करा ली, बहुत बड़ा। तो कोई कंप्यूटर के साथ संबंध रखने वाला है यहाँ पे? कितने लोग हैं? तो उन दिनों में फॉक्स प्रो एक प्रोग्राम था, 32 पेजों का प्रोग्राम लिख देता था भाई। तो बहुत कुछ सीखा। देखिए एक बात मैं कहूं कि जो करता है वो सीखता है, जिसको सीखना है उसको करना पड़ेगा, बिना सीखे कोई कर नहीं सकता, बिना किए कोई सीख नहीं सकता। ये जो हमारा बिजनेस है, अब मुझे ये बात समझ में आ रही है, इसमें भी जो करेगा वही सीखेगा, जो सीखना चाहता है करता नहीं है वो कभी सीख नहीं सकता। इसमें बहुत सीधी बात है, बहुत सीधी। अगर कोई करेगा तो सीखेगा, अगर कोई सीखना चाहता है मगर करता नहीं है वो नहीं सीख सकता इसको। तो कर रहे थे जी, मई 98 की बात है, कनाडा से भाई का फोन आया। पहले भी उसको बहुत उल्टा सीधा बोल देते थे, मेरे से छोटा था वो। तो कहते थे कि तेरे को कनाडा भेजा हमने क्या भेजा, वो उसकी किस्मत में था, वो चला गया। बहुत इच्छा थी कि वो ये करेगा वो करेगा, पीछे बड़े लोगों का ख्याल करेगा। मगर भाई ये एक बात बहुत सीधी है कि जो बाहर रहते हैं उनके ऊपर यहां बड़े लोग आशा बहुत रखते हैं, मगर वहां कोई पेड़ को नहीं लगते जो तोड़ के जेब में डालने होते हैं और पीछे को भेजने होते हैं। वो भी बहुत मुसीबत में थे, उसने भी बहुत नाइट शिफ्ट भी करी, पता नहीं क्या क्या किया वहां। तो किसी ने उसको जो बिजनेस दिया उसने कर लिया। तो मई 98 की बात है, उसका फोन आया, कहता है मैं एक पार्ट टाइम काम करता हूं, बहुत बढ़िया है, एक $multi-billion कारपोरेशन है जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, वो दुनिया के बहुत सारे देशों में काम करती है, तो आप भी इस काम को करना, क्योंकि वो काम इंडिया में आ चुका है, तो मैं तेरे को बताने के लिए प्रबंध करता हूं। अच्छा जी, तो क्या है बता दो। कहता नहीं फोन पे नहीं बताया जा सकता, उस बिजनेस को करने वाला एक्सपर्ट ही कोई बता सकता है जब आमने सामने बैठेगा तेरे। तो अच्छा, कहता है एक बहुत सारे लोग बाहर से, विदेशों से इंडिया में पहुंच चुके हैं, कुछ पहुंच रहे हैं, उनमें कुछ गोरे काले लोग भी हैं, वो इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए, बिजनेस में डालने के लिए इंडिया में पहुंचे हैं। उनमें एक पंजाबी लेडी भी है, मैंने तेरा पता उसको दे रखा है, वो चंडीगढ़ में भी आएगी, तो तेरे को फोन लगाएगी, तू उसके साथ अपॉइंटमेंट सेट कर लेना और तेरे को समझा देगी क्या है। अच्छा, तो 2-1 हफ्ते के बाद उस पंजाबी लेडी का फोन आ गया, कहते हैं कि तेरे भाई ने पता दिया था तेरा, कि वो कहता था कि मेरा भाई चंडीगढ़ में है, उसको ये बिजनेस जरूर बता देना, दिखा देना उसको क्या है, तो क्या आप देखना चाहते हो। मैंने बोला यस, भाई ने कहा है बिल्कुल देखेंगे। तो कहती है अगर देखना चाहते हो तो दोनों आ जाओ, हस्बैंड वाइफ। तो मैंने कमलजीत से बात करी कि वो कहती है कि दोनों आ जाओ, हस्बैंड वाइफ। ये कहती है बिजनेस में औरतों का क्या काम, आप अकेले ही चले जाओ ना। तो मैंने इसको बोला कि वो शायद औरत है इसीलिए आपको बुलाया हो। तो कहती है अच्छा फिर हम चलते हैं। तो इस तरीके से हम दोनों चले गए जी। वहां पहुंचे, किसी के घर में वो ठहरे हुए थे, डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, हम भी बैठ गए। तो एक A4 साइज का पेपर जो फोटो स्टेट वाले यूज करते हैं, उसके ऊपर उन्होंने मुझे हम दोनों को प्लान दिखानी शुरू करी। तो बीच बीच में हम कुछ बोल पड़ते थे, तो मगर वो बोलने का मौका कम देते थे, इस तरीके से बोलते, बहुत फ्लो से बोलते थे, बहुत
तो कुछ ही देर में, आधे घंटा भी नहीं लगा, सारा खत्म हो गया। कुछ नहीं समझ में आया। गोल गोल सर्कल बना के उस कागज की दशा ऐसी हो गई थी कि वो उससे कुछ पढ़ा नहीं जा सकता। वो कागज की तरफ कम देखते थे, मेरे मुंह की तरफ ज्यादा देखते थे। बाद में जब वो 40,000 वाली पोजीशन भी निकल गई, सब हो गया, एक दो बातें उन्होंने और भी करी। कहती है क्यों, तैने करना है? मैंने बोला हाँ करना है। देखिए भगवान कैसे मुंह से बात को निकलवाता है, वो सब उसके हाथ में है। तो कुछ भी समझ में नहीं आया मगर बोल दिया हाँ करना है। कहते हैं इसको फिर सीखना पड़ेगा। जी सीखेंगे बिल्कुल। तो मैं उसके हाथ से वो कागज खींच रहा था क्योंकि मुझे सीखना था ना। वो कहते हैं इसको क्या करेगा? तो मैं तेरे को और देती हूं पढ़ने के लिए। तो उसने कुछ पढ़ने को दिया। आजकल उसको अनोखा बिजनेस बोलते हैं। एक कैसेट हाथ में थमा दी और कहते हैं 95 रुपीज। तो मैंने कमलजीत की तरफ देखा, इसने मेरी तरफ देखा, तो चलो कैसे भी पैसे दे दिए, घर में आ गए। तो एक दिन के बाद भाई का फोन आया, कहता हाँ कुछ बुलाया था उन्होंने तेरे को? हाँ मैंने बोला बुलाया था, मैं गया था। तो भाई जो तेरे मैडम हैं वो तो बहुत प्रोफेशनल हैं, बहुत दमदार लेडी है वो कहता हाँ ऐसे ही है। तो मैं उसको बता रहा था कि जब तेरी कारपोरेशन इतनी बड़ी है, दुनिया में इतने देशों में काम कर रही है, इतना सामान होता है, सब कुछ है, तो फिर सीखने वालों से, करने वालों से ये थोड़े थोड़े कागज के पैसे क्यों लिए जाते हैं? तो उसको बात समझ में आ गई। मैंने बोला उसने कुछ कागज दे दिया और एक कैसेट दे दी, 95 रुपीज ले लिए। कहता तैने फिर दे दिए थे, आराम से दे दिए थे ना? मैंने बोला हाँ मुझे तेरी इज्जत का ख्याल आ गया था, मैंने दे दिया। तो उसने बात पता लगा ली। कहता फिर? मैंने बोला करेंगे बिल्कुल, काम करने से पीछे नहीं हटे आज तक, बिल्कुल करेंगे। तो कहता अच्छा कर लेना फिर, करो। तो उसको पता था कि ये कैसे मानता है, क्योंकि मैं जल्दी से मानता नहीं था। मैंने तो उन लोगों को, अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ा लिखा कर सारी जगह पे सेट किया था। तो उसको पता था कि इसको जल्दी से कोई मना नहीं सकता, अगर ये मान गया तो ठीक है, तो नहीं तो बहुत मुश्किल है। वैसे भी बहुत जिद्दी थे। तो ये सारी भगवान की कृपा है। देखिए जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है, आज दुनिया में नंबर 1 अपलाइन है मेरी, ईडीसी है, फर्स्ट डायमंड ऑफ इंडिया, फर्स्ट इंडियन डायमंड, हरभजन एंड महेंद्र बड़ैच। भगवान का शुक्र अदा करते हैं कि मेरा सर उस समय ऐसे हिल गया। अगर ऐसे हो जाता ना तो आज भी वहीं पे नौकरी कर रहा होता। तो वोचर आए, वोचर भर दिए, बिजनेस में दाखिल हो गए, चल रहे थे। हमें बोला गया कि यहाँ पे जो हम वीकली मीटिंग करते हैं, किसी के घर में होती थी, यहाँ पे आया करो। तो कभी जाते थे कभी नहीं जाते थे। तो मेरे भाई के साथ फोन पे बात होती रहती थी कनाडा में, आधा घंटा वहां से फोन इंडिया लगा रहता था। वो मुझे बताता था कि ऐसे करना है, तो मैं उसकी बात मानता नहीं था। नहीं ऐसे नहीं करना, मैं तो ऐसे करूंगा। बहुत कुछ ऐसे था। तो वो समझाता था। तो हम लोग मीटिंग में जाना शुरू किया। वो कहता था कि अगर तू मीटिंग में जाता रहा तो तेरे सब कुछ बन जाएगा, तूने मीटिंग कभी नहीं छोड़नी। तो अगर तैने मीटिंग छोड़ दी तो हम तेरा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी, हम नहीं मीटिंग छोड़ते। तो हम जाते रहे, मीटिंग में जाते रहे। तो हमें पता चला कि कुछ लोगों को यहां पे मीटिंग में लाओ जो आपके जानने वाले हैं, दोस्त मित्र हैं या कोई रिलेटिव है, तो मीटिंग में लाओ उनको। हम लेके जाना शुरू किया। तो किसी ने हाँ कही, किसी ने कहा कि स्कीम आ गई, किसी ने कहा भाग जाएगी। तो मैंने सारी बात भाई को बता देता था। वो कहता ऐसे होगा, कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं, तू चलता रहो तो एक दिन मंजिल आ जाएगी। ठीक है, वो सिखाता था, फिर भी विश्वास नहीं होता था। एक बार की बात है, मैं वो जो यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी उसने हमें दी थी ना, मैं ऑफिस में ले गया, क्योंकि घर में तो पढ़ने नहीं देते थे बच्चे। तो जब इस बिजनेस में नहीं आए थे तो क्या किया करते थे, टीवी देखना, घर में शाम को गपलप लड़ानी और वाइफ के साथ, बच्चों के साथ झगड़ा करना, और कोई काम नहीं था हमें। तो जब हम आते थे ऑफिस से तो पहले चाय होती थी घर में, क्योंकि सारा दिन बाहर रहते हैं नौकरी वाले, हस्बैंड वाइफ इकट्ठे बैठ के कप चाय का पीते हैं ना।
तो उसके बाद फिर क्या होता है, चलो जी मैंने सब्जी लेने जाना, साथ में चलो ना, मेरी टोकरी उठाओगे थैला सब्जी का। तो वो भी करते थे। जब इस बिजनेस में आ गए तो वो सारा बंद हो गया। तो कमलजीत को भी मुश्किल लगी कि पहले वो सब कुछ होता था, आज वो नहीं है। तो तभी तो वो बोल रही थी कि स्कूटर पे घूमते हैं, खर्चा करते हैं, हमें नहीं करना चाहिए बिजनेस। जब वो कहता था ना कि एक दिन आपको नौकरी की जरूरत नहीं रहेगी, तो ये उसके साथ गुस्से हो जाती थी कि नौकरी छोड़ने का नाम मत लेना, बड़ी मुश्किल से मिली है, इसी से गुजारा हो रहा है। तो मिसेस बड़ैच भी बोलती थी कि जॉब से आजाद हो जाएगा, जॉब की जरूरत नहीं रहेगी, बच्चों का फ्यूचर है। तो कमलजीत उससे भी बोल पड़ती थी कि जॉब का नाम ना लेना। वो कहते अच्छा चलो आगे बढ़ो। ठीक है, उनको पता था कि एक दिन अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तो हम चल रहे थे, तो मैं यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी वहां पे लेके चला गया। तो पढ़ रहा था टेबल पे रख के कागज को, एक किसी और डिपार्टमेंट का आदमी, स्टोर्स डिपार्टमेंट है, तो वहां से मुझे काम से मिलने आया, कंपनी के काम से मुझे मिलने आया। तो मैं उसको पढ़ रहा था बैठा, बोलता है क्या पढ़ रहे हो? मैंने बोला ये एक बिजनेस है, मेरे भाई ने मुझे कनाडा से दिया है। अच्छा क्या है? तो मैंने बोला ये बिजनेस है, इसमें उसने बताया है कि तेरे को एक दिन नौकरी करने की जरूरत नहीं रहेगी, बहुत बढ़िया रहोगे, विदेशों की सैरें करेंगे, कोठी होगी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे। सारी बातें मैंने वही बता दी जो उसने मुझे बोली थी। वो मेरे ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा बंदा, आगे से आदमी। तो कहता है अच्छा बहुत पैसा है? मैंने बोला पैसा बहुत है इसमें। कहता है कैसे होगा? मैंने बोला, बोलता है पार्ट टाइम करोगे। कहता है ये कागज मुझे देगा पढ़ने को? मैंने बोला हाँ दे देंगे, दे जाओ। कहता नहीं अभी तो आप पढ़ लो, शाम को आऊंगा छुट्टी के समय फिर देना। तो वो चला गया। शाम को 5 बजे छुट्टी होती थी, 4:30 बजे आ गया, सामने बैठ गया टेबल के। कहता हाँ दे दो फिर। मैंने दरार में से वो कागज निकाले और आगे रख दिए। तो पकड़ लिया उसने और मुझे बोलता है बाई दी वे बता तो सही ये है क्या? तो मैंने क्या बताया आपको बताऊं? तो मैंने A4 साइज का पेपर निकाला अपनी ड्रार से जिसमें मुझे प्लान दिखाई गई थी। तो उसके ऊपर वाले हिस्से में मैंने एक गोल सर्कल लगाया, उसमें मैंने लिख दिया आई, यहां पे मैं हूं। कहता फिर एक और सर्कल लगाया नीचे, दोनों सर्कलों को एक लाइन से जोड़ दिया, नीचे वाले सर्कल में लिख दिया यू, यहां पे तू है। कहता फिर मैंने बोला तेरे जैसे मैं 5 और ढूंढूंगा। कहता फिर मैंने बोला ऐसे ही तू आगे 6 और ढूंढ लेना। कहता फिर क्या होगा? मैंने बोला जो विदेशी कंपनी है ना जिसके बारे में बताते हैं सिखाते हैं उसका सामान है। कहते हैं बहुत बढ़िया सामान है, सभी लोग उसको प्रयोग करेंगे, घर में खरीदेंगे और घर में प्रयोग करेंगे, दुकान से बंद करके इधर से लेंगे, फिर तो सभी को पैसा आएगा। तेरे को बनेगा 40,000, मुझे आएगा 16,000। कहता ये तो बहुत बढ़िया बिजनेस है। कहता प्लीज, कहता ये तो बहुत बढ़िया बिजनेस है। कहता मुझे लेके चलेगा वहां? कौन बताता है? मैंने बोलना चलना मेरे साथ। तो जी वो कागज ले गया, वो मेरे साथ गया एक दिन देखने के लिए वहां। जब उसने देखा तो कुछ तो बात उसको पहले ही समझ में आ चुकी थी, कुछ उसने पढ़ लिया। तो उसने एक प्रश्न किया उसको, जो हमारी ग्रेट अपलाइन है, उसको बोलता है जी सामान कौन से हैं? तो उन्होंने एक कैटलॉग आगे कर दिया। उसने ऐसे ऐसे घुमा के देखा, दुनिया भर के सामान थे उसमें। कहता हाँ जी चलेगा, होगा, ये भी है ये भी है। अच्छा, कहता आदमी बिजनेस में दाखिल हो गया। तो देखिए ये थी मेरी पहली प्लान जिसको देख के लोग स्पॉन्सर हुए। तो देखिए बाद में मुझे ये बात समझ में आई कि कोई बात आई से शुरू नहीं होती, यू से शुरू होती है। अगर ये बात मुझे पहले ही पता होती तो मैं यू से शुरू कर देता, क्योंकि कुछ बातें पहले सभी को पता नहीं होती। क्या फर्क पड़ता है, आप जो आता है करें। इसका मतलब पता क्या हुआ कि लोग आपकी प्लान को देख के इस बिजनेस में दाखिल नहीं होते। क्या देख के दाखिल होते हैं?
क्या उनका कोई सपना है जो पूरा करना अभी बाकी है, इसलिए वो बिजनेस में आते हैं? ये तो सब बाद की बातें हैं जो मुझे समझ में आई कि पीपल डू फास्टर फॉर देयर रीजन देन फॉर योर रीजन। ये तो बहुत बाद में समझ में आया, क्योंकि ये चीजें पता नहीं थी। हम तो वही जानते थे कि -1 इंटू -1 इज इक्वल टू +1, और कुछ नहीं आता था। ब्लू प्रिंट पढ़ना, ड्राइंग पढ़नी, इंप्लीमेंट करवाना, R&D से लेना और कोऑर्डिनेटर का काम करते थे। वो देखिए वहां पे कुछ और था, यहां पे कुछ और था। तो इस तरीके करते करते लोग बिजनेस में दाखिल होने शुरू हो गए। वो बोलता था कि ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। एक दिन मेरे को बोलता है कैसे चल रहा है? मैंने बोला 13 लगा दिए, 13 लोग, पहले महीने ही 13 लोग स्पॉन्सर कर दिए थे। तो किसी को मैंने ये प्लान दिखाने के लिए वहां ले गया, तो उन्होंने देखा, मुझे बोलता है, कहता ऐसी स्कीमें होती हैं, ये स्कीम बहुत बढ़िया है। कहता इसमें मेंबर बना करेंगे लोग। कहता तू मेंबर जरूर बन जाना, मैं भी बन जाऊंगा तेरे साथ। तो उसने मुझे बताया। तो जब मैंने अपने भाई को बता दिया कि वो ऐसा कहते हैं, यहाँ पे इंडिया में स्कीम होती हैं तो इसमें मेंबर होते हैं। तो कहता अच्छा मेंबर बोलते हैं यहाँ पे? तो हाँ जी ठीक है। कहता जो बोलते हो करो, मगर करो जरूर। अच्छा, तो हमें क्या पता था कि मेंबर क्या होता है, तो हम भी मेंबर कहना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया मेंबर हमने भी। कहता क्या किया? मैंने बोला 13 मेंबर बना दिए, डबल डायमंड का रास्ता चल लिया हमने। तो बहुत हंसा, जोर से बहुत हंसा फोन पे। मैंने बोला क्यों हंस क्यों रहा है? बन के दिखाएंगे तेरे को डबल डायमंड, 1+ है। हंस रहा था, मुझे बहुत अजीब सी हंसी लगी उसकी। बाद में जब मैंने उसको पूछा कि क्यों, तो चुप हो गया। कहता अच्छा ऐसे बता, जो तूने 13 बनाए हैं मेंबर, तो उनके आगे किस किसने क्या क्या किया? तो मैंने बोला ये तो अभी थोड़े ही हैं। कहता जो लोग कर रहे हैं ना उन्हीं के साथ काम करना, जो कुछ कर नहीं रहे उनके साथ ना करना। तो मैं उसको बोल रहा था कि इसका मतलब तू मुझे डबल डायमंड नहीं बनने देना चाहता? कहता नहीं, मैं तेरे को डबल डायमंड बनने देना चाहता हूं। मैंने बोला तू तो चाहता नहीं है, उन्हीं से तो करवाना है जो कर नहीं रहे। पर वो चुप हो जाता था, उसको पता था कि ये जल्दी से मानने वाला नहीं है, कोई बात नहीं इसको करने दो। मगर उसको यह भी पता था कि जिस काम को पकड़ता है फिर दुनिया इधर की इधर हो जाएगी, मगर गरेवाल बिजनेस नहीं छोड़ेगा। उसको यह भी बात पता थी। तो वो बात कर लेता था, मस्का लगा देता था, हंस लेता था, चल रहा था। तो बाद में जी कुछ दिनों के बाद हमें पता चला, 2-3 महीने निकल गए। मैंने कमलजीत को बोला था जब इस प्लान में दाखिल हुए थे कि 3 महीने लगाएंगे डीडी लेवल 40,000 महीने का, तो 5 महीने निकल गए। कहती है कहां है आपका 40,000 रुपया? बहुत मुश्किल हो गई। मैंने बोला हाँ हौसला रखो, आएगा। हो क्या रहा था, जैसे एक ड्रम होता है ना पानी का, पानी भरते हैं ना, उसमें ऊपर से एक नल खुला हो जाए, नीचे भी उसको एक नल लगा हो, टूटी लगी हो, ऊपर से जितना डालते थे उतना नीचे से निकल जाता था, वो भी खुली रहेगी थी नीचे बड़ी। एक लेवल मेंटेन हो गया, जितने लोग आते थे उतने जाने शुरू हो गए। हर महीने के बाद नए चेहरे आ जाते थे, पुराने पता नहीं किधर चले जाते थे। तो चल रहा था। तो भाई का फोन आया, मैंने बोला ये तो बहुत मुश्किल है काम, मैं तो कहता था ऐसे हो जाएगा। कहता फिर तेरी अपलाइन तेरे को हेल्प नहीं करती? मेरे को पूछता है। मैंने बोला उनको तो बहुत भाग दौड़ पड़ी हुई है, वो तो कभी जलंधर कभी चंडीगढ़, तो जब मुझे टाइम होता है संडे वाले दिन तो वो जलंधर चले जाते हैं। कहता फिर तू कोई ऐसे आदमी उनको पकड़ा देना जो खाली से होते हैं। मैंने बोला मेरा सर्कल तो फैक्ट्री वाले लोगों का है, उनको मैंने इस बिजनेस में डाला है, हम तो उन्हीं को जानते हैं। कहता फिर मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि तेरे को संडे को टाइम दे दें। तो जी उन्होंने 1-2 संडे निकाल दिए हमारे लिए। तो घर में आए, मैडम ब्रैच प्रोडक्ट डेमो करके दिखा दिए, झाग बना के दिखा दी, पहली बार झाग देखी डिश ड्रॉप की। तो बहुत अजीब लगा कि इतना सा लगाते इतनी झाग बनती है। हमने भी बोतल उठा ली, वो जो बॉडी स्पंज मिलती है वो भी उठा ली, साथ में लोगों के घरों में झाग बना के दिखाना शुरू कर दिया। देखो विदेशी कंपनी का कमाल।
तो लोग देखते थे कि इतना सा ये लगाते हैं, इतनी स्ट्रेंथ, कुछ दम जरूर है इसमें। तो कुछ लोग आने शुरू हो गए। पहले पहले अपनों पे जोर चलता है ना, तो कई लोगों से बात करी। एक साला जी थे, तो ऐसा लग रहा था कि ये जो पढ़ने लिखने का बिजनेस है, सीखने और सिखाने का चक्कर है, समझ में आनी शुरू होगी ना बात। पढ़े लिखे लोगों से बात करते हैं। तो साला जी थे, वो पीएचडी थे, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उनसे बात करी कि ऐसे ऐसे बिजनेस है। हाँ जी दिखाओ। दिखाने चले गए, मैं और वाइफ दोनों ने दिखाया। तो भाई साहब ने तो इधर से सुनी, इधर से निकाल दी, और उनकी वाइफ एक्साइटेड हो गई, कहते हाँ कर लेंगे। वो आगे बिजनेस में 2-1 मीटिंग में आए, उसके बाद पता नहीं किधर चले गए, आज तक नहीं आए। एक बार की बात है, किसी ने ऐसे लग रहा था कि एक कपल को प्लान दिखाई, ऐसे लग रहा था कि अगर ये बिजनेस में आ जाए तो 1 डायमंड पक्का। बहुत बढ़िया कपल था। जब मैंने उनको प्लान दिखाई, भाई ने बोल दिया था कि एक बोर्ड बनवा ले लकड़ी का, कि उसके ऊपर प्लान दिखाया कर। मैंने बोर्ड भी बनवा लिया था। तो जब मैंने प्लान दिखाई, तो औरत उसको ऐसे बाजू लगाकर बोलती है कि ये वही स्कीम आ गई जो पहले बर्तनों वाली आई थी। तो मैंने सुन लिया। मैं उसको बोला कि ये तो स्कीम नहीं है, इट्स नॉट ए स्कीम, नॉट ए स्कैम। मेरे भाई ने मुझे इंटरनेशनल बिजनेस दिया है। हाँ, बर्तन इसमें एक पार्ट होते हैं, आएंगे कभी। क्या करें, नहीं समझ पड़ी, तो बिजनेस में दाखिल ही नहीं हुए। धीरे धीरे करते 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 ये समझ में आया कि इस बिजनेस को तो वही लेते हैं जिनके ऊपर वाले की दया हो जाए। दूसरों की तो समझ में ही नहीं पड़ता, बाकी लोगों की समझ में ही नहीं पड़ता ये। तो ऐसे करते करते 2 ऑफिस के मेरे सबॉर्डिनेट थे, वो भी बिजनेस में दाखिल हो गए। तो उन्होंने देखा कि बॉस कहता है चलो आ जाते हैं, आ गए। वो असिस्टेंट थे मेरे, उन्होंने एक तो कुछ दिन मीटिंग में गए, एक आदमी और स्पॉन्सर कर दिया आगे। तो जो 4 हो गए, तो 4 लोगों ने जिंदगी में एक ही स्पॉन्सर किया। तो नीचे वाले जो लोग थे, जैसे यहां पे हम हैं, 2 मेरे असिस्टेंट, उनके नीचे एक और, एक दोनों के। तो जो नीचे वाले थे, इन्होंने एक स्पॉन्सर किया आगे, और तीसरा 3 हो गए दोनों। इसको लेग बोलते हैं, हम बाद में इस बात को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो 3 लोग हो गए। और ये जो ऊपर वाले 2 थे, ये कुछ दिन मीटिंग में आए, बाद में गायब होने शुरू हो गए। जब हम इनको बोलते थे कि आ जाओ भाई, ये बिजनेस आपका फ्यूचर है, जैसे हमें बोला जाता था, तो कहते जी हाँ मैं आना तो चाहता था, कल मीटिंग में मेरा बच्चा बीमार हो गया, फिर मैं उसको दवाई लेने चला गया। एक बार ऐसा बहाना, दूसरी बार कोई और बहाना, तीसरी बार कोई और किस्म का हो गया, चलता रहे। तो धीरे धीरे अलोप होने शुरू हो गए वो। ये जो नीचे वाला था, ये आता रहा मीटिंग में, ऐसे ही उधर वाला दूसरी तरफ। तो एक दिन वो नीचे वाला मुझे पूछता है, कहता ये जो मेरे ऊपर तो जिसने मुझे इसमें डाला था, वो आपकी कंपनी का है, वो आता क्यों नहीं? तो मैंने उसको बता दिया कि उसका बच्चा सीरियस बीमार है, इसलिए वो आ नहीं रहा, ठहर के आएगा। तो ये जो आदमी था, ये मीटिंग छोड़ता नहीं था, नीचे वाला पूरा एक्साइटेड रहता था, बहुत हंसता था जब बढ़िया सी बात होती थी। कहता कभी कभार ये किसी ना किसी आदमी को भी मीटिंग में ले आता था। एक दिन मुझे पूछता है, कहता मुझे एक किट चाहिए, तो मुझे उसी से मिलना पड़ेगा जिसने मुझे बिजनेस में डाला था, या कोई प्रबंध हो जाएगा? मैंने बोला कोई बात नहीं, तेरे को किट का प्रबंध कर देते। तो जी हमने किट का प्रबंध कर दिया, तो इसने एक आदमी स्पॉन्सर कर दिया आगे। फिर मेरे को पूछता है आप रहते कहां हो? मैंने बता दिया, फोन नंबर दे दिया। तो मैंने उसको पूछा आप कहां रहते हो? उसने भी मुझे अपना फोन नंबर दे दिया, एड्रेस दे दिया, बात पक्की हो गई। तो मेरा आना जाना लग गया, उसका मेरे घर आना जाना लग गया। दूसरी कट मांगी, दूसरी दे दी, तीसरी मांगी, तीसरी दे दी, चौथी मांगी, चौथी दे दी, चलता रहा। तो ये बीच वाले लोगों को ये भी भूल गया, मैं भी भूल गया। ऐसे ही दूसरी तरफ हुआ, करते 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 आज दोनों मेरे डीडी हैं। बीच वाले लोग कहते हैं ये चलता नहीं है। बीच वाले जो लोग हैं वो कहते हैं ये चलता नहीं है। देखिए बिजनेस चल रहा है डाउन में, वो कहते हैं ये नहीं चलता। क्या करें? समझाने की कोशिश करी, मीटिंग में आओ। क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में दाखिल हुआ था, तो जब मैंने आके एक्साइटमेंट की बातें अपनी कंपनी में करी थी, तो कई सारे लोगों ने ये बातें सुनी थी कि ये क्या करता है,
तो जो 2-1 लोग मेरे साथ उस मीटिंग में जाया भी करते थे, उन्होंने भी वो बातें करी वहां पे आके। तो जो 19 लोग थे मेरे वाले सेक्शन में, उनमें जो बाकी के 17 लोग थे, ये जो बीच वाले 4 लोग थे ना, उनकी बातें सुनते रहते थे। धीरे धीरे उन 17 लोगों ने ना इनको भी अपने जैसा बना लिया, तो मैं अकेला ही रह गया। एक बार एक किसी और डिपार्टमेंट का आदमी जो मेरे बिजनेस में दाखिल था, मेरे घर में आया और कमलजीत को बोलता है कि धन है गरेवाल, इतनी नेगेटिविटी में रहता है। मेरा बहुत रिकॉर्ड लगाते थे लोग वहां, मुझे कहते थे डीडी साहब, बड़ैक साहब बोलते थे मुझे लोग, बहुत कुछ ऐसा सुनने को मिलता था। मगर मेरी सेहत के ऊपर कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि मैं तो मीटिंग में जाता था, टेप सुन लेता था, सारे काट देता था वो। मेरे भाई ने कुछ टेपें भेज दी वहां से इंग्लिश में, समझ में कुछ नहीं आता था। 2-1 टेपें ऐसी थी जिसमें इंडियन डायमंड बोलते थे। वो धीरे धीरे मैं सुनता रहा। वो टेप 2 कैसेट ने मेरी ऐसी जिंदगी बदल दी, ऐसी कैसेट थी, उन्हीं का मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आता था। तो बहुत बाद में जब इस बिजनेस में हम डीडी भी हो गए थे, तो हमें उन लोगों को देखने को मिला जो इस बिजनेस में उन टेपों में बोल रहे थे। तो अभी तक मैं उन लोगों को मिल रहा हूं। तो कई कैसेट ऐसे होते हैं, अगर आप सुनना शुरू करते हैं तो काफी कुछ उसमें से निकलता है, मगर बार बार सुनते रहिए। तो भाई ने बोला था कि सामान बढ़िया है, इसको यूज करते रहना। तो एक बार S8 लॉन्च हुआ नया, तो हमें बोला गया था कि इसको यूज करना हर एक चीज को घर में, तो धीरे धीरे आपको यूज करने का तरीका भी आ जाएगा, क्योंकि उन दिनों में ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ नहीं करते थे। तो एक दिन एक आदमी ने मुझे बोला, कहते जी ये S8 जो है ये अमेरिकन कंपनी है ना, कहता ये अमेरिकन ही कपड़े धोएगा या इंडियन भी धो देगा। मैं समझ गया बात को, उसका मतलब क्या था कि ये कपड़े ठीक से धोता नहीं है। तो मैंने कमलजीत से बात करी कि तेरे कपड़े कैसे धो रहे हैं। कहती है ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, इतनी बड़ी कंपनी और ऐसा प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। मैं वॉशिंग मशीन के पास खड़ा होकर कपड़े धोए, तो मुझे भी कुछ शिकायत रही। तो भाई को फोन लगाया कनाडा में, कहता है मैंने बोला ये कपड़े धोता नहीं है ठीक से। कहता अच्छा कैसे धो रहे हो, मैंने बता दिया कैसे ऐसे करते हैं। उसने सुन ली बात, कहता धोते रहो धीरे धीरे धो देगा। मैंने बोला ये क्या आंसर है, ये क्या आंसर है। तो कहता नहीं। तो उसने जी बात वो खत्म करके किसी और बात पे चला गया। तो बाद में फोन बंद हो गया। बाद में ये पूछती हाँ पता लगा लिया कपड़े कैसे धोता है। मैंने बोला वो तो उसने बात ही नहीं करी। कहता धोते रहो। तो जी ऐसे ही करते करते 2-1 महीने निकल गए। एक दिन फिर फोन हुआ, उसके साथ बात हुई। कहता फिर तेरे S8 ने कपड़े धोने शुरू कर दिए। मैंने इसको पूछा हाँ कैसे है। कहती अब तो ठीक है। मैंने उसको बताया कि हाँ अब तो कोई शिकायत नहीं। हंस रहा था फोन पे। कहता मैं बताऊं। मैंने बोला क्या बात थी ये। कहता जब आपने शुरू किया था ना, जिससे आप पहले कपड़े धो रहे थे, कोई डिटर्जेंट होगा, जबरदस्त वॉशिंग पाउडर लेते होंगे। मैंने बोला हाँ लेते थे। कहता वो कपड़े में फंसा हुआ था, जब आप S8 डालते थे तो वो डिटर्जेंट और S8 आपस में झगड़ते रहते थे, कपड़ा साफ ही नहीं होता था। कहता धीरे धीरे करते करते वो डिटर्जेंट कपड़े में से निकल गया, आज वही S8 कपड़े को साफ कर देता है। मैंने बोला हाँ भाई बात में दम तो है तेरे। तो कई बातें ऐसी होती हैं जो कुछ समय के बाद ठीक होती हैं। तो ये बातें देखिए, कुछ हौसला रखना पड़ता है तो ठीक हो जाती हैं। कई लोग कहते हैं कि मैं बिजनेस में आया, आते ही मैं डीडी हो जाऊं। बिल्कुल नहीं होता ऐसे। रात रात को आज तक कोई अमीर हुआ? रात रात में सुबह में अमीर हो जाए कोई? ये कोई मिट्टी तो नहीं है कि हाथ डालेंगे कि सोना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, समय लगता है। कोई भी बढ़िया काम को इस दुनिया में करने के लिए समय लगेगा, किसी भी बढ़िया काम को। तो मार्च 99 में सिल्वर हो गए, फिर डीडी हो गए। हाँ जिस महीने हम उस मार्च 99 में कुछ 4-5 तारीख को मेरी डाउन में एक सफायर डायरेक्टर हैं गुरनेक सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी से, आज वो सफायर हैं, वो मुझे बोलते हैं कि हम लोग ना उन दिनों में 15% पे चल रहे थे। मैं कई बार 15% पे आ चुका था, मगर वो एक बार 15% पे आया था। वो कहता है जी इस महीने मैं आ रहा हूं, आप अपना इंतजाम कर लो। कहता मैंने काम कर देना 21% वाला। मैंने बोला इंतजाम क्या करना है, हम तो तैयार बैठे हैं, जहां किस्सा कुर्सी का थोड़ी है, हम तो छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, आप आओ तो सही। तो
उसकी डाउन में उसका एक साधु था प्रॉपर से, वो भी बोल रहा है, उसने भी बात सुन ली, कहता मैं क्या चूड़ियां पहन रखी हैं, मैं भी साथ में ही लगूंगा इसी महीने। तीनों लोगों ने मिलकर ताकत लगाई, एक ही महीने में सिल्वर। कभी सिल्वर बनने के लिए तरस रहे थे, फिर लाइनें लगनी शुरू होगी, पता ही नहीं चला। तो उस महीने के बाद कभी नीचे नहीं आए। गोवा का फ्री ट्रिप मिला, कमाल हो गई वहां तो। बैंकॉक ने तो और भी बढ़िया कमाल कर दी। फिर ऐसा लगने लगा कि ये बिजनेस वो सब कुछ हो जाएगा जो हम चाहते हैं इसमें। तो जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मुझे तो जल्दी समझ में आ गई थी, मगर कमलजीत मीटिंग में कम जाती थी, इसको जरा बाद में समझ में आई। तो देखिए, अगर इस बिजनेस में ठीक से उन्नति करने चाहते हो तो दोनों इकट्ठे मीटिंग में जाएं। हमने भी गलती करी थी, तो ये मेरी भी कुछ गलती रही इसमें, कुछ उसकी भी रही, क्योंकि मैं उसको मनाता था कि आ जाओ मीटिंग में, वो कहती थी नहीं नहीं आप जाओ ना। एक को तो मैडम बड़ाज फोन करती थी कि आप भी आओ, ये कहती थी एक को तो छोड़ रखा है आपने, दोनों लोग आने क्या। इस तरीके से चल रहे थे। तो कहते हैं कई लोग आते हैं इस बिजनेस में, चल गया तो चला लेंगे, देख लेते हैं, नहीं तो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। भाई साहब, ये बिजनेस आपका है। देखिए, कोई चीज इस दुनिया में अपने आप नहीं चलती। किसी की नौकरी अपने आप चल रही हो, महीना भर जाना ना पड़े, तनख्वाह मिल जाए महीने के बाद। किसी की दुकानदारी हो, खोलनी ना पड़े और गल्ला भर जाए पैसों के साथ शाम को। होता है ऐसे? नहीं होता ना। जिस गाड़ी के ऊपर आप बैठ के यहां आए हो, अपने आप चल के भाग जाए तो कैसे जाओगे घर में? कोई चीज इस दुनिया में अपने आप नहीं चलती, कोई नहीं चलती। जब चलाओगे तो आपका भी चलेगा। देखिए, गलतियां हर कोई करता है, मैंने थोड़ी करी, बहुत करी। जो अगर देखिए मैंने गलती ना की होती तो मैं यहां तक ना पहुंचता, सीख ही नहीं पाता था। तो सीखने के लिए गलतियां करनी पड़ेंगी, अगर होती हैं तो करो दबा के, करोगे तो होंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने चलाया है इस बिजनेस में। हमारे पीछे एक बहुत जबरदस्त सिस्टम वर्क कर रहा है, जिसकी बदौलत हम आज यहां हैं। वो सिस्टम अगर ना हो